गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ वेक्टर एडिशंस के लॉ देखे थे, सदिशों के योग के कुछ नियम देखे थे, जैसे कि त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज का नियम। उसके साथ ही हमने परिणामी सदिश के लिए व्यंजक ज्ञात किया था। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमने एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग वेक्टर एडिशन से ही रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी कि सदिशों का जब योग किया जाता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी या नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि आपको कुछ हद तक तो सिमिलर ही लगेगी जनरल मैथ्स के, लेकिन हमने कहा है कि सदिश या वेक्टर होता है उसका जो एडिशन है या नॉर्मल जो मैथमेटिक एप्लीकेशंस है वो अलग होती है एज कंपेयर टू स्केलर से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सदिशों का जो योग होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सदिशों के योग की विशेषताएं क्या क्या होगी। पहली है सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या है कि सदिश का योग, जब भी सदिशों का योग करेंगे तो वो किस नियम का पालन करेगा? क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में हम ये कहेंगे वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी इसका पालन करता है। क्या होता है ये? अब देखिए, हमने जब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था, तो हमने देखा था कि अगर ये किसी पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्शन करते हैं या एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं तो ये सदिश जो होगा वो वेक्टर बी के बराबर होगा और ये सदिश वेक्टर ए के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में भी, प्लस उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब एक ही दिशा में होगी दोनों की, और इधर भी आमने सामने एक ही दिशा में होगी। ठीक है, प्लस साइज यानी कि इनका परिमाण या मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया वो हम देखेंगे कि हमें पता है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा? इसके डायगोनल पर मिलेगा, वेक्टर आर। ठीक है, तो वेक्टर आर क्या होगा वो देखेंगे। तो पहले हम इस ट्राइंगल का कुछ नेम दे देते, ओ पी क्यू आर। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यानी कि त्रिभुज ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में आपको क्या दिख रहा है कि वेक्टर ये, इसमें हम नियम लगा रहे, कौन सा नियम लगा रहे? बाय लॉ ऑफ वेक्टर, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं ना, जो हम पहले पढ़ चुके। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में योग त्रिभुज नियम से। योग त्रिभुज नियम क्या होता है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा व परिमाण के साथ संगत, किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं से जुड़े होते हैं तो उनका परिणामी सदिश उसके तीसरी भुजा पर उसके विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है। इफ टू वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट ऑन टू adjacent side of triangle, then its resultant vector with a magnitude and direction will represent at the third side of the triangle in opposite order. ठीक है, तो यहाँ पर होगा OP, वेक्टर OP प्लस वेक्टर पी क्यू किसके बराबर होगा, तीसरी वाली साइड के ओ क्यू के।
ठीक है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होता है? वेक्टर आर के। और यही लॉ हम अगर इन ट्राइंगल ओ आर क्यू में लगाते, ओ आर क्यू, ठीक है, अगेन वही लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगेन त्रिभुज ओ आर क्यू में योग त्रिभुज नियम से, योग त्रिभुज का नियम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी देखिए ये दो सदिश हैं जो त्रिभुज की संगत भुजा पर जुड़े हैं और इनका परिमाण इनके तीसरी भुजा पर दिखाई दे रहा है। टू वेक्टर है जो एक ही क्रम में दो एडजेसेंट साइड पर जुड़े हुए हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड पर अपोजिट मैनर में शो हो रहा है, ठीक है। तो ओ आर प्लस आर क्यू किसके बराबर होगा? ओ क्यू के। तो ओ आर की वैल्यू है वेक्टर बी प्लस आर क्यू की वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से आपको क्या समझ आ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी आर के ही इक्वल है और बी प्लस ए भी आर के इक्वल है, यानी कि ये दोनों के एलएचएस आपस में इक्वल है ना। इनके एलएचएस इक्वल है और इनके आरएचएस आर है, दैट मीन्स एलएचएस भी इक्वल होंगे, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी किसके बराबर है? वेक्टर बी प्लस ए के। इसी को हम क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जनरल मैथ्स में भी आप देखते हैं कि 3 + 5 तो 8 होता है, लेकिन आप इसका ऑर्डर चेंज कर दे 5 + 3 तो भी क्या होगा? 8 ही होगा। तो इस तरह से वेक्टर इस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर आप दो वेक्टर का सम करते हैं तो जो आंसर आया है उन दोनों वेक्टर को उनका ऑर्डर चेंज कर दें। मतलब आप ये देखिए कि अगर इसको आगे रख दे, इसको पीछे रख देते हैं, ठीक है, तो भी उनका आंसर जो आएगा वो पुराने आंसर के सेम ही होगा। यानी कि इस तरह से उनकी प्लेस चेंज करने पर आंसर में वेरिएशन नहीं आता। तो ये इस लॉ को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। नॉर्मली जब आपसे कहे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी दो नंबर का सम इक्वल होगा उन नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दे उसके, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिस्टमेटिक प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर मैंने प्रूफ करके दिखाया क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ चुके, और वेक्टर जब ये लॉ को फॉलो करता है दैट मीन्स इसी लॉ पर बेस्ड ये दो कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करेगा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है ना, उस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी सदिशों का योग। पहला था सदिशों का योग किसका पालन करता था? क्रम विनिमय नियम का। तो दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? सदिशों का योग साहचर्य नियम, ये याद रखिएगा इसका नाम, साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? ये साहचर्य नियम का पालन करता है। और यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन obeys एसोसिएशन लॉ, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एसोसिएशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या वेक्टर एडिशन ओबे करता है एसोसिएशन लॉ को। अब इसे कैसे प्रूव करना है? तो इसे पहले जो मैंने स्टेटमेंट आपको ऐसे समझाया था कि ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो सम जो आएगा वो इक्वल होगा, इसी को हमने कम्यूटेटिव कहा था। यहाँ पर एसोसिएशन लॉ जो है या एसोसिएटिव लॉ जो है, ठीक है, इसे आप एसोसिएटिव कर लीजिए, एसोसिएटिव लॉ है ये, ठीक। एसोसिएटिव जो लॉ है ये 3 वेक्टर पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि
वेक्टर ए प्लस बी का जब आप सम करेंगे तो इनका जो सम होगा, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 + 5 + 7 करने को कहा और क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ऑब्वियसली आप अपने माइंड में जब इसे सॉल्व करेंगे तो किन्हीं भी 2 नंबर का सम पहले करेंगे और तीसरे वाले का जो भी होगा वो उस सम में ऐड कर देंगे। यानी कि कोई बच्चा इसे इस तरीके से करता है कि वो पहले 3 + 5 को ऐड करेगा, 8 आएगा, और 8 को फिर 7 में ऐड करेगा, मतलब इसका जो सम आया है उसको नेक्स्ट 7 में ऐड करके 15 आएगा। नॉर्मली आप अपने ब्रेन में इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है, 5 + 7 कर लिया जाता है, और जो आंसर आता है उसे हम इसमें ऐड करके दे दें। तो हमने ये देखा कि इसमें जो मैथ्स होता है एडिशन में, वो हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। आप पहले 2 को जोड़ के बाद में तीसरे को जोड़ना चाहते हो, या पहले पीछे वाले 2 को जोड़ के बाद में फर्स्ट को जोड़ना चाहते हो, दोनों ही केस में आंसर क्या रहेगा, इक्वल। सेम यही लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में आप किन्हीं भी 2-3 वेक्टर अगर आपको दिए हैं, वेक्टर ए, मान लीजिए अगर कोई 3 वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए, बी और सी, और आप पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर का एडिशन करना है, योग करना है सदिश का, ठीक है। तो इनका योग कैसे होगा, या तो पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे में जोड़ेंगे जैसा हमने यहाँ किया, या तो फिर ये वाला केस होगा कि पहले 2 को पीछे वाले 2 को ऐड करके आगे वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन ओबे करता है, ओबे मतलब नियम का पालन करता है, किसके, एसोसिएटिव लॉ के। यानी वेक्टर ए प्लस बी का सम करके फिर आप सी का सम करेंगे तो वो हमेशा आपको इक्वल आंसर ही मिलेगा, किसके, कि आप ए को छोड़कर पहले बी और सी का सम करके फिर ए को उसमें ऐड करें, ठीक है। इसी लॉ को, इस स्टेटमेंट को ही कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य का नियम, ठीक है। जैसे इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ये साहचर्य का नियम है। अब इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है, तो हमें यहाँ पर कितने वेक्टर का यूज करना है, 3 वेक्टर का यूज करना है। और अभी हमने देखा कि 2 वेक्टर जब आते हैं तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ले सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ लिया है हमने, ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम ले लिया है या त्रिभुज का नियम लिया है। तो देखो समांतर चतुर्भुज लेकर दोनों त्रिभुज के नियम भी इसमें लगे, बनाया समांतर चतुर्भुज है और नियम किसके लगे, त्रिभुज के भी लगे। तो इस तरह से 2 वेक्टर के लिए इसको सॉल्व करना आसान होता है। पर जब 2 से ज्यादा वेक्टर आ जाता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज। मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जब 2 से ज्यादा वेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका सम करना हो तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर बहुभुज का, बहुभुज सदिशों के योग का बहुभुज नियम, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ नंबर ऑफ ना करके हुए हमें नॉर्मली कितने चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए। 3 वेक्टर चाहिए तो पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके लिए। अब आप देखिए 3 वेक्टर कौन से लेने हैं। पहला वाला तो यहाँ ले लेते हैं OP, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वाला हमें 3 वेक्टर का ही यूज करना है, तो नेक्स्ट वाला हम यहाँ ले लेते हैं Q, ठीक है। और ये तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे दीजिए R। वैसे रिजल्ट रहेगा तो हम S नाम देते हैं, क्योंकि दोनों का नाम सेम हो जाएगा। इधर रिजल्टेंट वेक्टर को भी आप R से रिप्रेजेंट करते हो, परिणामी सदिश को। तो ये 3 वेक्टर ले लिए हमने, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। और हमें पता है कि इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें तीसरी भुजा पर मिलेगा, जो कि बंद भुजा कहलाती है। वेक्टर R हमें इन तीनों का सम मिलता है। ये तीनों दिशा और परिमाण के साथ एक ही क्रम में बहुभुज की भुजा पर है, तो इनका जो रिजल्ट है परिणामी सदिश है वो दिशा और परिमाण के साथ बहुभुज की बंद भुजा पर हमें मिलता है। इंग्लिश मीडियम में सुन लीजिए, अगर हम 3 वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में किसी भी पॉलीगॉन की एडजेसेंट साइड पर शो करते हैं विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उस पॉलीगॉन की क्लोज साइड पर ही अपोजिट ऑर्डर में शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज साइड OS है और इसका अपोजिट ऑर्डर इस तरह से शो करेंगे, और R क्या होगा, A + B + C होगा, ठीक है। अब हमें ये वाली चीज को प्रूव करना है कि वेक्टर A + B का अगर पहले सम कर दूं
और बाद में सी का सम करूँ तो वो इक्वल आना चाहिए पहले बी प्लस सी का सम करके फिर ए का सम करने से। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से आपको समझ आ ही रहा है कि पहले किन दोनों का करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करना है आपको, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ इसको फॉलो करता है। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी का सम है ना। कईयों को कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे किया, ऑटोमेटिक कैसे हो गया। तो आप ये देखिए कि ए और बी का पहले सम करना है। पहले अपन इस रूल को फॉलो करके देख रहे हैं। तो देखो ए और बी का सम कहाँ होगा, इस ओ क्यू पर। अगर मैं इस ओ क्यू का कंस्ट्रक्शन इस तरह से करके एरो यहाँ दे देती हूँ तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर ए और बी का सम मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर ओ क्यू। ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, ओ पी क्यू। ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। त्रिभुज OPQ में योग सदिश के योग त्रिभुज नियम से जो भी हमने वहां किया था क्या होगा, OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। ठीक है, तो OQ क्या मिलेगा मुझे, इसको इस तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेंगे। OP की वैल्यू क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, अब हम ये तो OP के OQ की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन एक त्रिभुज और लेंगे, क्योंकि A प्लस B का सम हो जाएगा, उसे हमें किससे जोड़ना है, C में जोड़ना है। तो इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, इस तरफ। तो यहाँ पर A B और C है, तो अगर मुझे ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा, OQS, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल OQS पहले AB को जोड़ लिया, अब AB में C को जोड़ना है। मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, जिसमें AB डायरेक्ट C से जुड़ जाएगा और इधर रिजल्ट शो होगा OQ प्लस QS किसके बराबर है, OS के। ठीक है, तो OQ क्या है आपका, अभी हमने फाइंड आउट किया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। और QS कितना है, QS है वेक्टर C है। तो क्या मिला आपको, OS कितना है, वेक्टर R। तो यहाँ से आप वेक्टर R की वैल्यू निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अगेन सेकंड कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि अगर हम B प्लस C को पहले जोड़ दें और बाद में A को जोड़े तो क्या होता है। तो B प्लस C को जोड़ने के लिए आपको इधर से एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ताकि वेक्टर B और C का रिजल्ट इस ट्राइंगल पर हो। अलग से देखिए, समझ में आएगा कुछ इस तरह से। ये वेक्टर B है इस ऑर्डर में और वेक्टर C है इस ऑर्डर में। तो B और C का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में कुछ इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट शो होगा, B प्लस C होगा, यानी ये वाली साइड पर। तो ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर B प्लस वेक्टर C को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल PQS में। वो लाइन आपको बार बार लिखनी है, योग सदिशों की योग त्रिभुज नियम से या बाय वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, PQ प्लस QS इक्वल टू PS। PQ कितना है, वेक्टर B, QS कितना है, वेक्टर C, प्लस PS कितना है, इक्वल टू PS है आपका, PS को आप एज इट इज रहने दीजिए, PS की वैल्यू आपको मिल चुकी है, B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या शो करना है कि B प्लस C जब आ जाता है, यानी हमें इस लाइन पर B प्लस C मिल गया, तो इस B प्लस C से आपको A और जोड़ना है। तो आपके लिए ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा वाला। तो B प्लस C में आपको A भी जोड़ना है, तो ट्राइंगल OPS ले लेंगे। इन ट्राइंगल OPS में OPS में आपको क्या दिख रहा है, OP अलग से देख लीजिए ना समझ में आए तो। ये वेक्टर A है, ये वाली साइड आपको B प्लस C ऑलरेडी दिखा रही है, वेक्टर A है, तो इधर क्या मिलेगा, रिजल्ट इन तीनों का सम। OPS में क्या मिला, OP प्लस PS इक्वल टू OS। OP है आपका वेक्टर A और PS है वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू OS। OS मतलब वेक्टर R। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों के RHS RHS इक्वल है, तो LHS LHS इक्वल होगी।
तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी आपस में इक्वल है। यानी कि किसी भी वेक्टर एडिशन करते हैं, जब किसी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये दो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ ली, दो ही थी है। अब हम कुछ दूसरे लॉ पढ़ेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन वेक्टर का कैसे होता है, नल वेक्टर के बारे में हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से अगर रिवीजन कर लेंगे तो यहीं तक आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।